हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। हमारा यूनिट 2 उसका टॉपिक नंबर 5 जो सबसे लास्ट नंबर का टॉपिक है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि कई दिनों के बाद आपको ये लेक्चर मिल रहा है देखने को, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी कन्फ्यूजिंग और एक डिफ़िकल्ट चैप्टर रहने वाला है। इसीलिए मैंने इसको कोशिश की है कि आप लोगों को जब नोट्स मिलें तो आप उसको पढ़कर आसानी से समझ सकें। लेकिन फिर भी मेरा कहना ये है कि आप इसको खुद से पढ़ने की बजाय लेक्चर को सुनने को ज़्यादा प्राथमिकता दें, लेक्चर को प्रायोरिटी ज़्यादा दें और कोशिश करिए कि इसको 1 से 2 बार पूरा सुन लें, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी है। और अगर एग्ज़ामिनर ने साथ चाहा कि आपसे क्वेश्चंस उसको गलत करवाने हैं तो वो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपको पुट करेगा और आप इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, बेसिकली सबसे पहले आपको एक काम करना है, वो ये है कि मैंने सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया हुआ है, उसमें आप जाएंगे और टॉपिक नंबर 5 को एक बार आप पढ़ेंगे कि क्या क्या वहाँ दिया हुआ है। उसको बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि इसमें वो ये चाहता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रोब्स यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे ग्रो करते हैं और कैसे मीडियम में ग्रो करते हैं। यानी आपको घर पे दही जमाना है, कर्ड जमाना है, तो आप क्या करते हैं कि दही लेकर एक चम्मच में आते हैं तो उसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं लैब्स में जब बात करते हैं तो वहाँ उनके लिए एक मीडियम तैयार किया जाता है जहाँ वो अच्छे से ग्रो करते हैं और फिर उनको हम डिफ्रेंशिएट भी करते हैं कि इनको कैसे पता किया जाए कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है, उसकी शेप क्या है और उसके क्या फीचर्स हैं, वो क्या कर सकता है। ये सारी चीज़ों के बारे में ही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए, इसमें हमें माइक्रोबियल टेक्निक्स के बारे में भी जानना है, हमें इसमें मीडिया प्रिपरेशन भी हमको जाननी है और मीडिया प्रिपरेशन के साथ साथ कल्चर और एसपीसी टीपीसी, इसके अलावा सिलेक्टिव मीडिया यानी चयनात्मक माध्यम, इनको हमें बेसिकली समझना है। और इसको मैं बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा अगर आप मेरे साथ साथ इसको सुनते चलेंगे और इसको देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ सिलेक्टिव मीडिया। हालांकि पहले हमें मीडिया पढ़ना चाहिए था और मीडिया से भी पहले हमें माइक्रोबियल टेक्निक पढ़नी चाहिए थी, पर क्योंकि मुझे ये समझाने का तरीका ये सबसे आसान लगा कि आपको इस तरह से समझाना चाहिए, भले ही सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए लेकिन चीज़ें आपको समझ में आए, क्योंकि ये इसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए सिलेक्टिव मीडिया, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, एक बात आपसे मेरी और है कि मैं ये सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट और लाइन टू लाइन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है और ये टीचिंग भी नहीं होती है कि सीधा जो लाइंस लिखी हुई हैं वो बस मैं आपको बोल बोल के बता दूं, ये हो गई टीचिंग, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ये मैंने आपको समझा दिया। ऐसा नहीं है, ये पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें पढ़ना ये आपका काम है, इसीलिए मैं आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा काम है यहाँ कि इजीली आपको ये चीज़ें समझ आ जाएं और आप एडवांस लेवल तक की चीज़ें इसमें समझ पाएँ। और दूसरा मेरा काम ये है कि यहाँ मैं आपको इसे आसान तो बना ही दूँ, इसके साथ साथ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मैं दूँ जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, जिससे आपको ये ईजिली कनेक्ट कर पाएँ आप इसको। ठीक है, चलिए, एक तरह से ये माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो दुनिया होती है जहाँ पे देखिए, जैसे हमारी दुनिया में सीआईडी होते हैं, ऐसे ही माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोस्कोप के नीचे की दुनिया, उसमें भी सीआईडी होते हैं। वो सीआईडी यही हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सीआईडी। समझते चलिए बस जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, उसके बाद अभी आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सिलेक्टिव मीडिया यानी वो माध्यम होता है जो अपराधी को पहचान कर पकड़ लेता है और बाकियों को अंदर नहीं घुसने देता है। आप कहेंगे सर ये तो समझ नहीं आया कि सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है। चलिए और समझिए, सिलेक्टिव मीडिया, देखिए मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर में कोशिश करिएगा कि देखिए, मैं चाहता तो इस लेक्चर को तुरंत ही करा देता एक दिन में, लेकिन मुझे ऐसा लगा, लेकिन जब मैंने क्वेश्चंस पेपर्स को PYQs को देखा डिफरेंट स्टेट्स के, तो उसमें इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस आए हैं और वो इतने डिफिकल्ट लेवल के हैं कि अगर मैं आपको बेसिक पढ़ा दूंगा तो आप वहाँ से उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप इसको पढ़ने से ज़्यादा, देखने से ज़्यादा सुनने का काम है। जितना ज़्यादा आप इसको सुनेंगे आप आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं जो बोलता जा रहा हूँ उसको आप सुनते जाइए। पहले हम समझते हैं कि सिलेक्टिव मीडिया होता क्या है। देखिए, ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट बेस्ड मीडियम होता है। मीडियम मैंने क्या बताया आपको, ऐसा माध्यम हमको बनाना है, ऐसा एनवायरनमेंट हमको बनाना है। वो तो ये कैसा हो गया, एक न्यूट्रिएंट आधारित माध्यम हो गया जिसमें कुछ ऐसे केमिकल्स या फिर एजेंट्स हमारे द्वारा मिलाए जाते हैं जो कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही बढ़ने देते हैं, यानी कि विशिष्ट सूक्ष्म जीवों को ही बढ़ने देते हैं। देखिए, सबको नहीं रोकेंगे, सबको नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, और बाकी को इनहिबिट करते हैं यानी बाकी को रोक देते हैं। मैंने आपको क्या बताया, सुनिए, एक ऐसा सिलेक्टिव मीडिया बनाते हैं
जो न्यूट्रिएंट बेस्ड होता है, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिशंस होते हैं और उसमें हम कुछ केमिकल्स या फिर एजेंट्स ऐसे मिलाते हैं जो केवल कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको तो बढ़ने देता है और बाकी के जो होते हैं उनको रोक देता है, ठीक है, उनको नहीं जाने देता है। तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए एजेंट्स जैसे सॉल्ट, डाइज यानी कलर होता है, और एंटीबायोटिक्स इनको शामिल करते हैं और अवांछित सूक्ष्म जीवों को दबा देते हैं, यानी कि जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उनको ये रोक देते हैं, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए कभी कुछ अच्छे भी होते हैं कभी कुछ ख़राब भी होते हैं, तो जो अच्छे हैं उनको हमें कैसे ग्रो कराना है, तो ये लैब्स की बात हो रही है ना, घर पे नहीं बना रहे हैं हमें, तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इसका पर्पज़ क्या है, तो पर्पज़ इसका बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान है ना। जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमको आवश्यकता है उनको बढ़ाना है, उनको ग्रो कराना है, और जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है उनको स्टॉप कर देना है, ठीक है। ऐसा हमको मीडियम बनाना है, ठीक है, इतना सा बेसिक सी बात है। चलिए अब हमें यहाँ पढ़ना होगा कि अगर ये सिलेक्टिव मीडिया है तो इस सिलेक्टिव मीडिया के कुछ टाइप्स आ सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखे तो कई सारे हैं बट मैं समझाऊंगा आपको 3, जिनमें से 2 से बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं। एक ये वाला मैकनोगी एगर और दूसरा है एक्सएलडी एगर। इनसे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, तो इनको हम समझते हैं। चलिए सबसे पहला हमारा सिलेक्टिव मीडिया। इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप समझ चुके हैं। हम ये मीडिया मतलब मीडियम, और मीडियम यानी वो मीडियम जहाँ पे हमको कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना है। उसके कुछ टाइप्स होते हैं तो उनको हम यहाँ पढ़ रहे हैं जिनसे पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला है हमारा मैककॉनगी एगर, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले ये जो एगर है इसको आप समझिए। एगर क्या होता है? एगर एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है। जेली आप समझते हो ना, तो वो लिक्विड होता है नहीं वो सॉलिड होता है, उसके बीच का कुछ होता है जिसको हम समुद्री शैवाल होते हैं उनसे इसको निकाला जाता है। बेसिकली इतनी बात तो आप समझ गए। अब इसके बाद चलिए सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो आपसे सवाल पूछेगा उस सिलेक्टिव मीडिया का नाम बताइए, उसका एग्जाम्पल बताइए जो ग्राम नेगेटिव मीडिया इसको तो ग्रो कराए और जो ग्राम पॉजिटिव मीडिया है इसको रोक दे, इसको स्टॉप कर दे, उसका नाम बताइए। तब आप नाम बताएंगे मैककॉनगी एगर, ठीक है। ये क्या करता है बेटा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को बढ़ने देता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज को रोक देता है, ठीक है। चलिए इसको हम पहचानने में मदद किसकी करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि ये ई कोलाई जैसे बैक्टीरियाज, जैसे ई कोलाई जैसे बैक्टीरियाज को पहचानने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है, यानी उनको ग्रो कराता है, उनको हमें पहचानने में हेल्प करता है। चलिए सेकंड नंबर हमारा एक्सएलडी एगर। ये क्या करता है? देखिए इसका काम क्या रहता है, ये सैल्मोनेला और शिगेला ये लिखे हुए हैं, इनको टारगेट करता है, इनको अलग अलग कर देता है, ठीक है। और ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज को रोक देता है, ठीक है। क्या काम हो गया इसका? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज को रोकना है और सैल्मोनेला और शिगेला इनको अलग कर देना है, आइसोलेट कर देना है, ये इसका काम होता है, ठीक है। बहुत ही ये भी आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। थर्ड है हमारा मैनिटॉल। मैनिटॉल नमक एगर, है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़। इसमें सबसे जो सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी हाई सॉल्ट 7.5% NaCl। डायरेक्ट ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है एक बार, छत्तीसगढ़ जो FSO हुआ था एग्ज़ाम उसने पूछा था कि हाई सॉल्ट 7.5 ये कौन से सिलेक्टिव मीडिया का एग्जाम्पल है, तो इसमें हो जाएगा मैनिटॉल सॉल्ट एगर MSC, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा नमक होता है इसीलिए ये केवल स्टेफिलोकोकस ऑरियस इसी को केवल बढ़ने देता है, ठीक है। आइसोलेट का मतलब यहाँ पे आप समझेंगे ग्रो कराता है, मतलब इनको ग्रो करने देता है। यहाँ पे ये सैल्मोनेला और शिगेला को ग्रो कराता है और यहाँ पे स्टेफिलोकोकस ऑरियस इसको ग्रो कराता है, ठीक है। वहीं येलो जोन अराउंड कॉलोनीज इंडिकेट यहाँ कह रहा है, और याद रखिएगा कि ठीक है, बाकी इनके थोड़े से कलर आप याद रखिएगा। गुलाबी और लाल रंग की कॉलोनीज़ बनाएगा कौन? मैककॉनगी एगर बनाता है। वहीं रेड कलर की जो और ब्लैक कलर की जो कॉलोनीज़ हैं वो बनाता है एक्सएलडी एगर। और वहीं जो मैनिटॉल है ये बनाता है आपका के आसपास येलो कलर का जो एरिया है वो यहाँ पे जनरेट कर देता है, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है। बाकी हमारा लास्ट है जिसको हम देख साबुरोड डेक्सट्रॉस एगर SDA, ठीक है। चलिए अब यहाँ आप देखेंगे कि ये फंगी
जिसमें ईस्ट और मोल्ड इन सबको बढ़ने का मौका देता है, इन सबको बढ़ाता है, ठीक है। और बाकी बैक्टीरिया को सप्रेस कर देता है, ये इसकी स्पेशलिटी। बैक्टीरिया को नहीं बढ़ने देगा, फंगस, ईस्ट और मोल्ड इनको बढ़ने देता है, ये इसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। स्पेशल अगर इससे पूछे तो कैंडिडा एल्बिकेंस, याद रखिएगा, कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है। और इसके अलावा एस्परगिलस, इनको बढ़ने देता है ये, ठीक है। बेसिक सी बात है। एक आ जाएगा यहाँ पे आपका TCBS एगर, ये थायोसल्फेट साइट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज। तो अब इसको आप याद रखें। अब देखिए इसमें क्या करता है, ये विब्रियो जो स्पीसीज होती हैं जैसे विब्रियो कोलेरा, इनको बढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है। इतना याद रखें। बाकी येलो कलर की कॉलोनीज से इंडिकेट करता है, इसको बताता है। जहाँ पे येलो कलर की कॉलोनीज हो जाएं वहाँ समझ जाएंगे हम कि यहाँ पे TCBS नाम का हमने एक मीडियम बनाया है जो इनको बढ़ा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये आपने समझ लिया। अब देखिए इतना आपने समझ लिया, इसमें जितनी चीज़ें थी जानने की वो केवल इतनी ही हैं। अब देखो ये सिलेक्टिव मीडिया काम कैसे करता है। इसमें इनहेबिटर्स डाले जाते हैं। इनहेबिटर्स का मतलब होता है जो इसको रोकने का काम करते हैं। जैसे कुछ डाइज डाली जाती हैं, डाइज मतलब होती हैं जो कलर देते हैं, क्रिस्टल वायलेट्स हो सकते हैं जैसे कि, ठीक है। एंटीबायोटिक्स डाले जाते हैं जैसे वेनिकोमाइसिन हो सकता है, बाइल सॉल्ट्स डाले जाते हैं और हाई सॉल्ट शुगर कॉन्सेंट्रेशन डाला जाता है। जिससे क्या होता है, कुछ जो ऐसे जो नमक से मर जाते हैं बैक्टीरियाज या जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जो सॉल्ट की उपस्थिति से मर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सॉल्ट की उपस्थिति में ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो इनको हम इसमें यूज करते हैं। इसी वजह से जिनकी हमें ज़रूरत होती है उसको ग्रो कर देते हैं और जिसकी ज़रूरत नहीं होती उनको हम रोक देते हैं। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि बहुत ज़्यादा अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में देखिए एक बार रिवाइज कराता हूँ। आपसे बोलेगा मैकॉन की एगर किस प्रकार के बैक्टीरियाज को बढ़ाता है, ऐसे आपसे सवाल पूछेगा। आप कह देंगे सर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को बढ़ाता है वो। आपसे मैं पूछूंगा MSA में कौन सा घटक, कौन सा सेलेक्टिव इसमें डाला जाता है, आप बोल देंगे सर इसमें NaCl डाला जाता है और वो भी 7.5% डाला जाता है। मैं आपसे बोलूँगा कि साबुर और डेक्सट्रॉस एगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आप बोल देंगे सर फंगस के लिए किया जाता है। ईस्ट, आप बोलेंगे ईस्ट के लिए किया जाता है, आप बोलेंगे सर मोल्ड के लिए किया जाता है। बोलूँगा क्या बैक्टीरिया के लिए किया जाता है, आप बोलेंगे नहीं किया जाता। इस तरह से आपसे सवाल पूछेगा, ठीक है। देखिए अब आपको मैं लास्ट में एक लाइन में समझाता हूँ। ऐसे सोचिए आपके घर में पार्टी है, आप चाहते हैं कि कुछ दोस्त आ जाएं आपके और कुछ दोस्त आपके यहाँ अंदर ना आ पाएँ, इसलिए आप गेट पे एक ऐसा गार्ड रखते हो जो जानता है इस चीज़ को, सिर्फ किन दोस्तों को अंदर आने देना है और किसको रोकना है। यही सेलेक्टिव मीडिया का काम होता है। ये घरों पे हमारे काम का नहीं है, इसको लैब्स में यूज़ किया जाता है और लैब्स में जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं उनको ज़रूरत, वो जानते हैं कि किस चीज़ को कैसे ग्रो कराना है, ये उसी को हमने यहाँ पे समझा है। बेसिकली यहाँ से जो सवाल बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है प्रिपरेशन और मैकेनिज्म। आप बोलेंगे क्या सर ये सवाल एग्ज़ाम में आएंगे क्या यहाँ से, तो आप याद रखेंगे यहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। जैसे एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, कुछ एडवांटेज लिखे हुए हैं, फ़ायदे और इसकी सीमाएं लिखी हुई हैं। ये याद रखना, ये आपके सिर्फ ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हैं। यहाँ से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए हमको इसको बनाना है, जैसे हमें कोई माध्यम बनाना है, कोई मीडियम बनाना है किसी को ग्रो कराने के लिए, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए अगर हमें कोई मीडियम बनाना है तो उसकी तैयारी प्रिपरेशन क्या है इसमें, इसको बताया गया है, ठीक है। तो समझ के चलिए। जैसे एग्जांपल के लिए हमको मैकॉन की एगर को बनाना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मैकॉन की एगर को हमको, जैसे मान के चलिए हमको बनाना है, तो हमें क्या करना है वहाँ पे कि डिहाइड्रेट मीडियम होता है ये डिस्टिल वाटर के साथ में, ठीक है। तो देखिए अब हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिलेक्टिव एजेंट्स इसमें जोड़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था एजेंट्स जैसे कि बाइल सॉल्ट, डाइज, इनको हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए स्टरलाइज करेंगे। ऑटोक्लेविंग इसको कहा जाता है।
देखिए जब भी आपको ऑटोक्लेविंग आएगा आप याद रखेंगे 121 डिग्री सेल्सियस पे, और कितना 15 मिनट के लिए किसी चीज़ को ट्रीटमेंट देना, किसी को इतना हीट देना, ऑटोक्लेविंग हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको 40 से 45 से 50 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे इसको ठंडा कर देना। ठीक है, यही हो जाएगा आपका ऑटोक्लेविंग। ये हमने तैयार कर लिया। ठीक है जी, इसको तैयार देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इसमें केवल जो हाईलाइटेड चीज़ें केवल इतना आप याद रख लेंगे, आपका काम चल जाएगा। इसके लिए पता है इस टॉपिक से ग्रेजुएशन तक की जाती है, तो आप याद रखना। इसको हम इतना तरीके से नहीं पढ़ने वाले, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सवाल यहाँ से सिर्फ 2-3 पूछे गए हैं अभी तक, तो सिर्फ उन्हीं पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये टॉपिक है तो मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा आपको लगे कि कितने छोटे से नोट्स बना दिए हैं, कितने शॉर्ट नोट्स हैं, तो इसीलिए मैंने इसको बढ़ाया है इतना सा। ठीक है, फिर बोलता है मैकेनिज्म आप याद रखेंगे, पहले रोकथाम के लिए बोल रहा है आपसे। तो क्या करेगा ये, सिलेक्टिव जो एजेंट्स रहते हैं, तो या तो वो सेल वॉल्स होती हैं उनको डिसरप्ट कर देते हैं, यानी उनको तोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचय, उसको बाधित कर देते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए किसी को भाई कोल्ड ड्रिंक पसंद है और किसी को टी पसंद है, तो वो क्या करेगा, उसको पता है अगर हमने ऐसा मीडियम बनाया कि कोल्ड ड्रिंक वाले केवल ग्रो करें, तो कोल्ड ड्रिंक वाले उनको ग्रो कराएगा और टी वाले को यहाँ पे तोड़ देगा या ख़त्म कर देगा वो। ठीक है, चलिए याद रखिए ये मैकेनिज्म हमारे बहुत ज़्यादा काम का इसमें नहीं है कुछ भी। ये जो एप्लीकेशंस यहाँ पे लिखा हुआ है ये, और एडवांटेजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा इसके काम के नहीं है, याद रखना। लेकिन क्योंकि फिर भी मैंने यहाँ पे लाइंस पॉइंट टू पॉइंट लिख रखे हैं, इनको आप लाइन से पढ़ लेना। कोई चीज़ अगर इसमें समझ नहीं आए तो मुझे बताना, कमेंट में लिख देना, मैं इसको पूरे तरीके से समझा दूंगा आपको। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसी समझने वाली चीज़ है नहीं, जो हमें समझने वाली थी वो हमने इसमें कंप्लीट कर ली है। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया था कि आपको एक बार सिलेबस को देखना है इस टॉपिक 5 को, तो तब उसमें आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियल टेक्निक यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही बेसिक है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझ लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे काम की हो सकती हैं इस जगह पे। देखिए क्या बोल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टिनी लिविंग बींग्स होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं। उनमें से पहला एग्जाम्पल आपको बैक्टीरिया दिया है, ये प्रोकैरियोटिक होता है, सिंगल सेल्ड होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे प्रोकैरियोटिक, ये सारी चीज़ें हम पहले इसमें कर चुके हैं। आपको याद होगा यूनिट 2 में ही शायद टॉपिक नंबर 2 था, जिसमें हमने इसको पूरे तरीके से समझा था, पढ़ा था। एक बार उसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से इन्होंने लिख दिया है कि माइक्रोबियल टेक्निक्स आपको पढ़ना है, तो सूक्ष्म जीवों के प्रकार आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रकार आपको पढ़ने ही हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे फिर से लिख दिया है। लेकिन हमने डिटेल में नहीं लिखा है, क्योंकि डिटेल में हम इसको टॉपिक नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। फंगस बोलता है आपसे, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, मोल्ड्स मल्टी सेलुलर होता है। वायरसेस की बात करते हैं, ये नॉन सेलुलर होते हैं। ठीक है, इनको ग्रो करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, प्रोटोजोआ ये सिंगल सेल्ड होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक यानी जिनमें केंद्रक अच्छे से पाया जाता है। एल्गी ये फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, यानी कि खाना ये स्वयं बना लेते हैं, बाकी सारे खाना नहीं बना पाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये मैंने खुद से जान के नहीं लिखा है। अब देखिए मैंने ये जान के नहीं लिखा है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम इसको टॉपिक नंबर 2 में पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पे फिर से टॉपिक नंबर 5 में लिखा हुआ है, तो बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं कि वे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव वो किस किस प्रकार के होते हैं देखने पे। जब हम माइक्रोस्कोप से इनको देखेंगे सूक्ष्मदर्शी से, तब वो कैसे हमको दिखते हैं। ये इनके सारे के सारे 4 टाइप यहाँ पे दे रखे हैं। एक होता है कॉकस, जिनके पीछे कॉकस लगा होगा, जैसे स्टेप्टोकोकस। ठीक है, ये होते हैं स्फेरिकल यानी गोल। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अब देखिए कॉकस जो है इसमें ओ बना हुआ है और सी भी ओ जैसा ही होता है। इसको अगर हम ऐसे देखिए, इसमें कॉकस में सी को भी अगर हम ऐसे कर देंगे तो ओ हो जाएगा। तो जहाँ पे भी कॉकस देखे और आपसे पूछ ले कि मॉर्फोलॉजी में इसका शेप कैसा होता है, तब आप कहेंगे इसका शेप गोल होता है। ठीक है, पहली चीज़। अब आते हैं हम बैसिलस में। बैसिलस में देखिए यहाँ पे सी के बाद आई लिखा है, फिर एल ये डंडे डंडे जैसे बने हैं, रॉड जैसे बने हैं, तो ये कैसा होता है, रॉड शेप्ड होता है। ई कोलाई इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो ई कोलाई कैसा होगा, छड़ जैसा होगा। बैसिलस इसका ये याद रखना आप, है ना, जिसके नाम के पीछे बैसिलस होगा, जैसे लैक्टोबैसिलस, तो वहाँ पे आप लिख दोगे कि ये रॉड शेप्ड होते हैं। फिर आता है आपका स्पाइरिलम ये स्पाइरल होते हैं। अब देखिए एस है, एस खुद से ही स्पाइरल है, तो स्पाइरल तो होंगे ही ये, यानी सर्पिलाकार होंगे।
ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। स्पीरिलियम माइनस, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। वहीं फिर आता है विब्रियो। विब्रियो ये कॉमा शेप्ड होता है इस तरह का, ठीक है। एग्जाम्पल विब्रियो कॉलेरा। यहाँ से आपसे इसी तरह से सवाल पूछ सकता है केवल कि ये किस शेप का होता है, ठीक है। चलिए, हालांकि मैंने आपको फिर से बताया कि टॉपिक नंबर 2 में हम इनको अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से उन्होंने लिख दिया है तो हमने फिर से ये थोड़ा सा यहाँ पे समझ लिया। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट एक और सब टॉपिक आता है जिसका नाम है कल्चर टेक्निक्स, संवर्धन की विधियाँ। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं कि ये क्या होता है। पहले क्या है, बैक्टीरिया को पहचानना है तो पहले उसको बढ़ाओ, यानी उसको कल्चर करो। किसमें? मीडियम में करो, जो हम पढ़ चुके हैं। इमेजिन करो, बिना जूम लेंसेज के इंसान चींटी को नहीं देख सकता, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट बिना कल्चर के माइक्रोब्स को नहीं पहचान सकते हैं। इतना सा आप पहले समझ लीजिए। अब समझो कल्चर, लेकिन आप कहेंगे सर कल्चर तो समझ ही नहीं आया क्या है। फिर से समझो, जब हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक अनुकूल वातावरण में, यानी उसके लिए जो फेवरेट उसका एनवायरनमेंट है उसमें हम इस तरह से उसको ग्रो कराते हैं, इस तरह से उसको बढ़ाते हैं कि वो सामान्य रूप से विकसित हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम कल्चर कहते हैं, संवर्धन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप छोटे छोटे पौधे लगाते हो तो उनका एक एनवायरनमेंट होता है, उसी में वो ग्रो करते हैं। ऐसे ही इनको जिस एनवायरनमेंट में हम ग्रो कराते हैं उसी को हम कल्चर कहते हैं। आप ऐसे सिंपल समझ सकते हो, कल्चर इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस कंट्रोल स्टडी। कैसे? कल्चर वो होगा जहाँ पे हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराना है, ठीक है, कंट्रोल वे में कराना है, और फिर उसको हम स्टडी कर पाएँ अच्छे से कि किस तरह से उनकी ग्रोथ हुई है, ठीक है। यह और ये सारी चीज़ें कहाँ की जाती हैं मैं फिर से बता रहा हूँ। आज हम लैब की चीज़ें पढ़ रहे हैं, घर पे इनका कोई काम नहीं है। इनको लैब में किया जाता है ताकि माइक्रोब को हम ऑब्जर्व कर सकें कि किस स्पीड से बढ़ते हैं। आपको मैंने बताया कि फूड टेक्नोलॉजी में बहुत सारी वेरियस चीज़ों में इनका हम यूज करते हैं, इसीलिए इनको लैब में हमें देखना होता है कि इनके बढ़ने की गति कैसी होती है, क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपने यहाँ पे समझ लिया। ये इसमें जो लिखा हुआ है ये लाइन टू लाइन पढ़ना आपका काम है, मैं आपको सारी चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें जो लिखा है वही मैंने अभी आपको यहाँ समझा दिया है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले सवाल आपसे ये पूछ सकता है, चलिए आप बोलेंगे सर कल्चर टेक्निक की ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी। हम इसको बताएंगे। एक तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि हम पहचान पाएँ, दूसरा हम प्योर कल्चर पा पाएँ। जैसे एग्जांपल के लिए हमको लैक्टोबैसिलस बनाना है और प्योरली बनाना है, तो उसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, हमको एक कल्चर टेक्निक चाहिए होगी, तो वो बना देंगे। डिफरेंट टाइप की मेडिसिन्स में, खाने में इनको यूज किया जाता है, आप जानते हो, तो बेसिकली हमें वहाँ पे बनाना ही पड़ेगा। माइक्रोबियल कंटेमिनेशन पता लगाने के लिए, ठीक है, अगर कोई ख़राबी आ रही है तो किस बेसिस पे आ रही है, या एनवायरनमेंट में क्या ख़राबी आ जाती है जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं और खाने को ख़राब कर देते हैं, वो सब हमको समझना है, ठीक है। चलिए, तो इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। इसमें नंबर 1 टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीक प्लेट मेथड। इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इसका एम आपसे पूछेगा क्या होता है, आप बोल देंगे सर प्योर कल्चर प्राप्त करना, ये इसका होता है। कैसे करते हैं, एक स्टेराइल लूप होती है, उसको कल्चर में डुबोया जाता है पहली चीज़, और उस लूप को एगर प्लेट की सतह पे जेड पैटर्न या एडोकेंट पैटर्न में घुमाया जाता है। ऐसा करने से माइक्रोब अलग अलग हो जाते हैं। आप बोलेंगे सर तो समझ ही नहीं आया। देखने के लिए ये स्टिक जो प्लेट है ना, इसका पूरा प्रोसीजर होता है, मैं आपको बोलकर बता देता हूँ और आप समझ जाएंगे कि वो हमारे काम का नहीं था, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। एक स्टेराइल लूप होती है, उसको हम कल्चर में पहले डुबाते हैं, यानी कि हमने जो कल्चर बनाया है उसमें डुबाते हैं। फिर उस लूप को एगर जो प्लेट मैंने आपको पहले बताई थी, जो कि एक हम समुद्री शैवाल से बनाते हैं, जेली जैसा होता है, उस एगर प्लेट की सतह पे हम जेड पैटर्न या फिर क्वाड्रेंट पैटर्न में उसको घुमाया जाता है। ऐसा करने से माइक्रोब्स अलग अलग हो जाते हैं। आप बोलेंगे सर ये तो क्या हो गया, ये पूरा प्रैक्टिकल वाली चीज़ें जो मैंने आपको बताई। तो सर हमें इसमें क्या पढ़ना है, इसमें एक केवल आपको ये पढ़ना है कि सिंगल कॉलोनीज़ में काम आती है। आपसे सवाल ऐसे पूछेगा कि सिंगल कॉलोनीज़ के लिए उस कल्चर का नाम बताइए जो सिंगल कॉलोनीज़ के माइक्रोब्स को बनाता है, तो आप बोल देंगे स्ट्रिक प्लेट मेथड। बस इतना सा आपके काम का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा पोर प्लेट मेथड। ये बताइए कैसे। ये सूक्ष्म जीवों की संख्या को ज्ञात करने के लिए, फॉर काउंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। बेसिकली इतनी चीज़ें। अब इसमें भी मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप पूछेंगे कि सर इसको भी बताइए, अगर आपको पता है तो। देखो, एक सैंपल बनाते हैं, स्टेराइल मोल्टन एगर में इसको मिक्स किया जाता है। सैंपल मैंने आपको बताया, और स्टेराइल मोल्टन एगर में मिक्स किया जाता है। फिर इस मिक्स हुए सब चीज़ों को
पेट्री एक डिश होती है, उसमें इसको डाला जाता है। ठीक है, ठंडा होने पे आपको पता है कि एगर क्योंकि एक जेली होता है तो वो जम जाएगा और उसके बाद माइक्रोब्स उसके अंदर ही फंस जाते हैं, जम गया तो उसके अंदर ही फंस जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो फंसे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे उनकी संख्या को हम पता कर लेते हैं कि अगर इतने सारे फंसे हुए में इतनी है, क्योंकि अगर इतने सारे जमे हुए एगर में अगर इनकी संख्या इतनी है तो फिर पूरा अगर हम जमा देते तो उसमें संख्या उसकी कितनी होती है, ऐसे इसकी संख्याओं का पता लगा लेते हैं। सवाल क्या पूछेगा कि उस कल्चर टेक्निक का पता लगाइए जिससे सूक्ष्म जीवों की संख्या को पता लगाया जाएगा। तो पोर प्लेट मेथड, सिंपल ये कल्चर टेक्निक उसमें आपको मेंशन करके देगा तो आप लगा देंगे। थर्ड है हमारा, अब देखिए स्प्रेड प्लेट मेथड, ये कुछ नहीं करेगा, ये सबको ग्रो करने का मौका देगा बहुत ज़्यादा हमारे लिए, मतलब इन सब में तीनों में अभी तक का सबसे कम इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्लैंट एंड ब्रॉथ कल्चर, ये कह रहा है फॉर मेंटेनेंस एंड बायोकेमिकल स्टडीज़, ये दीर्घकालीन संरक्षण जैव रासायनिक परीक्षणों के लिए जरूरी होता है। ये भी हमारा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इतना सा आप याद रखना। ठीक है, जो लिखे हुई हैं लाइन इनको पढ़ लेना, ज़्यादा इसकी टेक्निकलिटी में जाओगे तो फंस जाओगे फिर। ठीक है, इतना आप याद रखना। ये कंपैरिजन किसका लिखा हुआ है, कुछ नहीं, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे उनका यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा लिखा हुआ है। ठीक है, इनको मैं बता चुका हूँ, टॉपिक 2 में हम इनको पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपके रिवीजन के तौर पे ये चीज़ें हैं, एक एक लाइन लिखी हुई है, इनको आप पढ़ लेना, कुछ भी इसमें समझाने वाली चीज़ नहीं है। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट में आप कर लिख देना, मैं आपको वहाँ बता दूँगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एक बात समझाने वाली है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे मीडिया पढ़ाया था, तो इस मीडिया मैंने क्या बताया था कि ऐसा मीडियम जहाँ पे इन कल्चर्स को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाने के लिए हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली ना इनको 4 प्रकार के मीडियम्स हम पढ़ते हैं। चलिए आप बोलेंगे सर इनके नाम बता दीजिए कौन कौन से, तो देखिए सबसे पहला है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, याद रखना ये सिंपल मीडिया होती है जनरल ग्रोथ कराने के लिए, बिल्कुल इतना याद रखेंगे। इसमें हम न्यूट्रिएंट एगर डालते हैं और न्यूट्रिएंट ब्रोथ डालते हैं, दोनों चीज़ें इसमें डालते हैं। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव मीडिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये कुछ ही माइक्रोब्स को बढ़ावा देता है, देखिए ये सभी को बढ़ाता है, ये कुछ को बढ़ाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल मीडिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिफरेंशियल मीडिया। ये भी डिफरेंट अलग अलग तरीके से माइक्रोब्स को डिटेक्ट करता है। ठीक है, बाकी ये लैक्टोज का भी फर्मेंटेशन करता है। बाकी एक है जिसको हम बोलते हैं एनरिच्ड मीडिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको मैं बात बता रहा हूँ जिससे आप समझ पाएँ चीज़ें कि मीडिया के अंदर भी हम क्या क्या पढ़े हैं। ये एनरिच्ड मीडिया, इसमें क्या होता है, ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है, यानी बेसिकली ये माइक्रोब्स के लिए एक तरह का खाना होता है ये। ठीक है, अच्छा बनाया जाता है इसको। इसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगा देखने को एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, उन्नत अवधारणाएं। अभी तक हम जितना पढ़ चुके हैं उसके बाद हमारा एक ये लास्ट है एडवांस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ उन्नत अवधारणा। उसके बाद इस वाले हम वीडियो को ख़त्म कर देंगे, फिर एक और लेके आएंगे जिसमें बचा हुआ एसपीसी टीपीसी है, इसको हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग बताइए ये क्या है। ये किया था एंश्योर्स नो माइक्रोबियल ग्रोथ इन प्रोसेस्ड फूड। अब देखिए हमने क्या किया, कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़े जहाँ पे कई सारे ऐसे मीडियम कल्चर्स हमने पढ़े जहाँ पे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, उनको बढ़ाया जाता है, ग्रोथ कराया जाता है। लेकिन स्टेरिलिटी टेस्टिंग वो चीज़ होती है जिससे ये बढ़ तो गए हैं, खाने में अब हमारे काम भी आ रहे हैं, लेकिन अब ये उसमें खाने की चीज़ में न बढ़ें, इसके लिए हमें इसको यूज किया जाता है। इसको आप याद रखें, स्टेरिलिटी टेस्टिंग। सेकेंड है एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी, ये कह रहा है टेस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, आपने उन चीज़ों को, आपने जो प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं जो खाने को बचाए रखें, उनकी इफेक्टिवनेस कितनी, आपकी प्रिजर्वेटिव्स की इफेक्टिवनेस कितनी है। परिरक्षक वो होते हैं जो हमारे खाने को माइक्रोब से बचाते हैं, सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं, तो उनकी प्रभावशीलता कितनी है, वो कितने ज़्यादा प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग की जाती है एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी से। एक एप्लीकेशन होता है, ये डिटेक्ट करता है लिस्टीरिया
इन डेयरी यूजिंग एनरिचमेंट कल्चर, ठीक है। यानी कि अगर हमें डेयरी वाले जो माइक्रोब्स हैं उनको बढ़ाना है तो उनको बढ़ाने के लिए, माइक्रोब्स को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन उसमें लिस्टीरिया नहीं आना चाहिए, इसलिए हम एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिक सी ये चीज़ें थी। ये मुझे पता है आपको शायद कन्फ्यूजिंग थोड़ा लग सकता है, बट जितना मैंने बताया उतना पढ़ लेना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, केवल इसी टॉपिक से ग्रेजुएशन तक करते हैं लोग, 4 साल इस चीज़ को पढ़ते हैं, जिसको आपको मैं 20 से 25 मिनट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको केवल उतना ही बताया है जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं 1-2 बार, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं और बाकी लिखा हुआ है इसको आप समझ लेना। अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सर समझ में आया, तो फिर एक बार और इसको, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा, एक बार और आपको कोशिश करेंगे समझाने की, ठीक है। बाकी सिलेबस आप देखते रहा करिए। सिलेबस में हमारा इसी वाले टॉपिक में, टॉपिक नंबर 5 में एक लास्ट और है जिसमें हम SPC और TPC इसको भी हम समझेंगे। ये भी उसमें दिया हुआ है जो कि सुपर इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक का, ठीक है। अभी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इसमें अभी हम इतना ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।